everyone, this is Ashish Purohit and welcome to very first lecture of Strength of Material. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियर का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। गेट में भी इसका एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। गेट में अराउंड इसमें 8 मार्क्स कवर होते हैं और इस सब्जेक्ट में हम स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे जाकर मशीन डिजाइन में उसी कॉन्सेप्ट को एग्जॉस्टिवली यूज करते हैं। आज की क्लास में हम पहले तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस को समझेंगे। इन एडिशन टू दैट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते थे, पहले हम उनका रिवीजन करेंगे, देन फॉर्मली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक सिक्वेंशियली शुरू करेंगे। क्योंकि मैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कुछ लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज द रिएक्शन ऑन ए बीम, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पहले थोड़े समझ में आना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें एग्जॉस्टिवली ये सारे कंटिन्यूअसली यूज करना होंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल and particularly when we are focusing gate examination. So there are around 10 topics. Out of these 10 topics, some 5 topics are really important. क्योंकि हम गेट एग्जाम्स के अगर पुराने पेपर उठाकर देखते हैं तो इन 4-5 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाउएवर सिक्वेंशियली हम ये सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। सो लेट्स हैव ए क्विक ग्लांस ऑन द सिलेबस। आपका पहला जो टॉपिक है दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस टॉपिक में हम स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज शियर स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस इन द कंपोजिट बार, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सेकंड आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ पर हम लोग हुक्स लॉ समझेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका है दैट इज द प्लेन स्ट्रेस and in my opinion this is the most important topic for the gate point of view. कोई भी गेट की ऐसी एग्जाम नहीं होगी जिसमें आपसे प्रिंसिपल स्ट्रेस ना पूछा गया हो या मोहर सर्कल नहीं पूछा गया हो। तो इन माय ओपिनियन द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हर बार गेट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चौथा चैप्टर आपका है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, अगर आपको एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लेना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपका मूवमेंट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बना रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बना रहे हैं तो कैसे वेरी करता है, देन आई एम श्योर दैट आपका इसका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। फिफ्थ टॉपिक इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है लेकिन क्वेश्चंस में वेराइटी बहुत होती है और हमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली समझना होता है। shear stresses in beams relatively less important और इसमें एक सिंगल फॉर्मूला है और कुछ स्ट्रेस वेरिएशन का हम लोगों को फिगर याद करना होता है। देन these topics will cover deflection of beam itself is a big topic. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गेट में बहुत लिमिटेड सिलेबस है इसका। कुछ फॉर्मूले याद कर लेने से ये पूरा की पूरा टॉपिक कवर हो जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर गेट में इससे क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम में हम लोग लेटरल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। टॉर्शन में हम लोग थीटा से जो डिफ्लेक्शन होता है और बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ अगर आपको एक टॉपिक समझ में आ गया तो दूसरे में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। टॉर्शन जो है वो मशीन डिजाइन में जब हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के जो 3 टॉपिक है प्रेशर वेसल्स, बकलिंग ऑफ कॉलम एंड स्प्रिंग, दीज 3 टॉपिक्स आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम लोग बकलिंग ऑफ कॉलम की बात करें तो ये सिंगल एक फॉर्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर होता है। इसमें कुछ 4-5 कंडीशनें हैं अगर और बहुत लिमिटेड सिलेबस है लेकिन चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। इसका क्वेश्चन कभी 1-2 साल में पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज नहीं आता है। प्रेशर वेसल्स भी ऐसा ही है जिसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है एंड सिमिलरली स्प्रिंग को हम आगे मशीन डिजाइन में भी फिर से रिवाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। और अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करें तो पहला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बेसिक ही है, इसी से सारी चीजें समझ में आना शुरू होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थर्ड टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, shear force bending moment diagram and bending stresses, and last one is the torsion. बाकी जो आपके ये 5 टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक थोड़े रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, व्हिच आर रिलेटेड टू मैकेनिक्स।
तो ये जो आपका कोर्स है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और यहां पर हम जिस भी बॉडी की बात करेंगे, दैट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने पहले अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने जो भी बॉडी एज्यूम की थी वो रिजिड बॉडी थी। और रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि उसमें कोई भी फोर्स लगाओ उसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो भी चीजें कवर करेंगे वो क्या रहेगी? डिफॉर्मेबल बॉडी। उसका अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे उसमें शेप चेंज हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, मॉम नाम से भी जानते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी भी कहते हैं। इन एडिशन टू दैट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और सिंप्लीफाई करके बोलें कि आपको स्टैटिक कंडीशन और डायनामिक कंडीशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है या तो वो स्टेशनरी कंडीशन में है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर है। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी सिस्टम जो मूविंग हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो वो सिस्टम भी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही कंसीडर्ड होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक स्टेट की बात हम तब करते हैं जब हमारे सिस्टम में कोई एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आपके सिस्टम में कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से उसमें अगर कोई एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है तो क्या होगा? उसका इनर्शियल इफेक्ट पिक्चर में आ जाएगा। एम ए विल बी देयर। और इस तरह के टॉपिक को हम लोग वाइब्रेशन में कवर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो स्टैटिक होगा। यहाँ पर हम कोई भी मूविंग पार्ट की या मोशन की कोई बात नहीं करने वाले हैं। देन जो इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं उसमें हमारा एक टॉपिक होता है कि यू मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। पॉइंट लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिएबल लोड, और इन सारे लोड्स को अगर हम लोगों को एक इक्विवेलेंट पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जैसे पिन जॉइंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट होता है, रोलर जॉइंट होता है, एंड हाउ टू गेट द रिएक्शन व्हेन वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉइंट। थर्ड आपका जो टॉपिक होता है दैट इज हाउ टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और अगर उसमें आप गलत कर रहे हो तो आप देयर आर फेयर चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक्स। फोर्थ वन इज द फाइंडिंग द रिएक्शंस। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो रिएक्शन कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट दीज फोर टॉपिक्स विच आर basically from the engineering mechanics part, we are going to cover first before we start the stress and strain topic. So let's start with the different types of loading. लोडिंग में हम लोग तीन तरह की लोडिंग को नॉर्मली डील करते हैं। पहला होता है आपका पॉइंट लोड, सेकंड है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है आपका वेरिएबल लोड। इन केस ऑफ पॉइंट लोड वी एज्यूम कि जो भी फोर्स है वो आपका एक पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो लोड है वो एक लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो पर्टिकुलरली इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसीडर करते हैं विच इज अ लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेकिन अगर मैं एरिया के ऊपर एक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो उस केस में उसे हम सरफेस लोड भी कहते हैं। बट दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, सो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट अगर मेरे पास एक एफ है और मैं उसे किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो दैट इज अल्टीमेटली बिकम योर प्रेशर एंड वी आल्सो कॉल इट द सरफेस लोड। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात करेंगे दैट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको हम लोग इस कोरुगेटेड फॉर्म से भी शो करते हैं। यहाँ पर अगर आप पॉइंट लोड को देखते हैं तो पॉइंट लोड के केस में आप लोग उसकी इंटेंसिटी को सिर्फ न्यूटन से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग उसकी इंटेंसिटी को न्यूटन पर मीटर से डिफाइन करते हैं। मतलब फॉर ए गिवन लेंथ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड विच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। इस केस में अगर मैं कह रहा हूं कि 10 न्यूटन का लोड 3 मीटर पे लग रहा है तो अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कंसीडर करूं तो मेरा टोटल पॉइंट लोड कितना बन जाएगा? सो आई नो दैट द लोड इंटेंसिटी इज 10 न्यूटन मीटर एंड इट इज distributed for a length of 3 मीटर। तो जो टोटल लोड मेरा W है that will become 10 into 3 और 30 न्यूटन। सो ये जो 30 न्यूटन का लोड है प्लेस कहाँ करना है? What should be the position of that point load?
तो इन दिस केस वी नो कि ये जो लोड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी लेंथ पे, तो मैं इसका जो इक्विवेलेंट लोड है उसको इस लेंथ के सेंटर पे एज्यूम कर सकता हूँ। एंड इन दिस केस द नेट लोड विल बिकम 30 न्यूटन एंड इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस लेंथ। तो यहाँ से उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1.5, दैट विल बी 5.5 मीटर। Now our third load is variable load. In case of variable loading, यहाँ पर भी हम लोग इसको डिफाइन तो एक इंटेंसिटी से ही करते हैं, लेकिन अगर उसे समझें तो दिस लोड इज वेरिंग फ्रॉम अ जीरो वैल्यू टू अ मैक्सिमम वैल्यू। लेट दिस इज 4 मीटर डिस्टेंस एंड दिस इज 6 मीटर डिस्टेंस। तो ये जो लोड है ये लोड 0 से लेकर 15 न्यूटन मीटर तक इंक्रीज कर रहा है फॉर ए लेंथ ऑफ 6 मीटर। एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा। सो दैट एरिया विल बी व्हाट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू बेस। बेस यहाँ पर 6 हो गया, और अगर मैं यूनिट लिखता हूं तो 6 मीटर है, एंड द हाइट इज 15 Newton meter. So this meter will cancel out and I will get that my area is 45 and unit will be Newton. So that means कि अगर मैं इस वेरिएबल लोड से एक सिंगल पॉइंट लोड कन्वर्ट करूं तो उसका मैग्नीट्यूड 45 न्यूटन होगा। एंड वेयर आई हैव टू पुट दैट लोड, तो जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, यहाँ पर हमने एक सेंट्रॉइड डिफाइन करके वहां पर पॉइंट लोड अप्लाई किया था। यहाँ पर भी हमें इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लेकर वहां पर पॉइंट लोड लगाना होगा। सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर उसका बेस बी है और हाइट h है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो इस परपेंडिकुलर वाली साइड से b/3 डिस्टेंस पे होता है और ग्राउंड से उसका हाइट h/3 होता है। बट इन दिस केस वी आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आपका जो इक्विवेलेंट लोड रहेगा वो इस साइड से b/3 पे लगेगा, और b कितना है यहाँ पर, b 6 है, तो इट विल बिकम 6/3 मीन्स 2 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसको इस ट्रायंगुलर लोड को रिप्लेस करके एक 45 न्यूटन का लोड अप्लाई कर सकता हूँ एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। So this is a basic introduction of different types of loading. Now let's see that what are the different types of joint. पहला joint आपका होता है pin joint, इसे hinged joint भी कहते हैं। Second joint is your fixed joint, and the third one which commonly encountered in this course is the roller joint. So let's see these three joints step by step. Pin joint को अगर आपको visualize करना है तो let's see this picture. इस पिक्चर में ये जो ऊपर वाला फिगर है, लेट्स से दिस इज माय पार्ट 1, और ये यहाँ पर इसमें एक फॉर्क टाइप एक स्लॉट कटा हुआ है। अगर मैं इस सेक्शन को देखता हूँ तो यहाँ पर एक स्लॉट है मेरे पास, और ये वाला जो है इसको अगर मैं मेंबर 2 मानता हूँ, दिस इज ए सॉलिड मेंबर। इस मेंबर को अगर मैं इस स्लॉट में फिट करूं और अगर ये तीनों होल अलाइन हो जाएं, देन आई कैन इंसर्ट अ पिन हियर। इस पिन को जब मैं इंसर्ट करता हूं तो देन इट विल बिकम अ जॉइंट, और इस जॉइंट में ये वाला जो मेंबर 2 है इट इज फ्री टू स्विंग। अगर मैं फर्स्ट वाले मेंबर को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ तो ये जो सेकेंड वाला मेंबर है इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बार। So I can say that there is single degree of freedom, और वो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इन केस ऑफ ए पिन जॉइंट, इफ यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, पिन जॉइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 1 होता है। सिमिलरली गेट में कई बार पूछा जाता है कि अगर आप पिन जॉइंट अप्लाई कर रहे हो तो ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर देगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मान लीजिए आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस में एक लिंक है। ये लिंक जो है ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है और अभी किसी भी तरह से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। देन इफ आई विल आस्क यू हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर फॉर दिस लिंक, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस। देन वी कैन से कि ये जो लिंक है ये x डायरेक्शन में जा सकती है, ये लिंक y डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एट द सेम टाइम ये जो लिंक है ये थर्ड जो z डायरेक्शन है इसके अबाउट स्विंग भी कर सकती है। तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? इसके 2 ट्रांसलेशनल हो गए और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ट्रांसलेशनल कौन से हो गए? x और y, और रोटेशनल कौन सा हो गया? रोटेशन अबाउट दी z एक्सिस। नाउ इफ आई विल पुट अ पिन जॉइंट हियर, मतलब मैंने क्या किया कि मैंने इस बीम को, इस बार को, एक एंड को पिन जॉइंट बना दिया। जैसे ही मैं इस एंड को पिन जॉइंट बनाता हूं, अब बताइए इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है?
अब ये बार इस पॉइंट को छोड़कर इस तरफ नहीं जा सकती, ऊपर भी नहीं जा सकती, मतलब इसका x और y डिग्री ऑफ फ्रीडम तो खत्म हो गया, बट स्टिल इट कैन स्विंग अबाउट दी z एक्सिस। तो इसमें जो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया वो कौन सा रह गया, सिर्फ थीटा z बचा। सो इन दिस वे अ पिन जॉइंट इम्पोजेस टू कंस्ट्रेंट। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पिन जॉइंट कितने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता है, तो पिन जॉइंट जो रहता है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक कर देता है। The third important thing about the pin joint is that के net movement on the pin joint is always zero. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि जो पिन जॉइंट है उस पे अगर मैं कोई भी ऐसा फोर्स लगाऊं जो उसको रोटेट कर रहा है, तो वो पिन जॉइंट मूविंग रहेगा और वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह सकता। अगर पिन जॉइंट मेरा स्टेबल है या स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि उस पिन जॉइंट पे नेट मूवमेंट हमेशा जीरो रहेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक लिंक है जो वर्टिकली सस्पेंडेड है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्रेविटी। ये एक लिंक है जो वर्टिकली सस्पेंडेड है और इस लिंक पे मैंने यहाँ पर एक F1 फोर्स लगाया। क्या होगा? क्या सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सकता है? नहीं रह सकता। ये सिस्टम इस डायरेक्शन में स्विंग करेगा। तो ये वाली तो बात ही नहीं रही, अब तो ये अलग ही बात हो गई। बट अगर हमें इस सिस्टम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में करना है तो हमें क्या करना होगा? लेट एज्यूम देयर इज अनदर फोर्स, एक और फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F2 है। ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम स्टैटिक बना रहे, तो इसमें पक्का है कि जो F1 का इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रहा होगा और F2 का जो मूवमेंट हो रहा होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी ये सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करें? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पिन जॉइंट आपके सिस्टम में है और सिस्टम मूविंग नहीं है, तो ये पक्का है कि पिन जॉइंट पे नेट मूवमेंट हमेशा जीरो रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी हमारे पास पिन जॉइंट होता है हम उस पे मोमेंट जीरो करके हमारा रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिक्स्ड जॉइंट की बात करूं, तो इन केस ऑफ फिक्स्ड जॉइंट मेरे सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहते हैं वो कंस्टेंट हो जाते हैं। यू कैन सी द लोअर डायग्राम, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट कैसा होता है? फिक्स जॉइंट लाइक ए वेल्डेड जॉइंट, जिसमें ना तो आप लोगों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन अलाउ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप रोटेशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं। इफ आई एम एज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज इन 2D स्पेस, तो 2D स्पेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अगर मेरा जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट है, दैट मींस ना तो मैं उसका एक्स फ्री कर रहा हूँ, ना वाई फ्री कर रहा हूँ, ना ही थीटा फ्री कर रहा हूँ, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना होगा फिक्स जॉइंट का? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा फिक्स जॉइंट का 0 होगा। और एक फिक्स जॉइंट कितने डिग्री को कंस्ट्रेंट कर लेता है? तो एक फिक्स जॉइंट जो होता है वो तीनों डिग्री को कंस्ट्रेंट कर लेता है। प्लीज रिमेंबर, जब हमने पिन जॉइंट की बात की थी तो पिन जॉइंट का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम था और वो 2 को कंस्ट्रेंट कर रहा था। अगर ये फिक्स्ड जॉइंट होता तो ये फिक्स जॉइंट तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर लेता है और सिस्टम का 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। दिस इज द सेकंड फिगर। यहाँ पर ये एक बार है, अगर इस बार को मैं दीवार में इस तरह से इंसर्ट कर दूं तो इट इज लाइक ए कैंटिलीवर बीम एंड इट इज अ फिक्स्ड जॉइंट। सो इफ आई विल समराइज माय फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट के केस में क्या होगा? फिक्स्ड जॉइंट के केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा वो 0 रहेगा। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक कंस्ट्रेंट कर लेता है? तो ये आपके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करता है। नाउ द लास्ट थिंग, व्हाट अबाउट द मूवमेंट? इन केस ऑफ अ फिक्स्ड जॉइंट देयर विल बी अ मूवमेंट। कैसे समझे इस बात को? ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं जैसा हमने पिन जॉइंट के लिए लिया था। सो सपोज दिस इज अ वर्टिकली सस्पेंडेड बार, लेकिन इस बार जो इसका जॉइंट है वो एक फिक्स्ड जॉइंट है, मतलब ये बार इंसर्ट करके हमने यहाँ पर इसे मान लो फिट कर दिया होगा। अगर मैं इस सिस्टम पे यहाँ कोई फोर्स लगाता हूँ, लेट्स आई एम पुटिंग एन F1 फोर्स हियर, क्या ये रोटेट कर जाएगा? नहीं, ये सिस्टम रोटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट का नेचर ऐसा है कि ये रोटेशन के अगेंस्ट भी एक फोर्स या एक मोमेंट अप्लाई कर रहा है। सो इन द केस ऑफ अ फिक्स्ड जॉइंट, आपका जो सिस्टम रहता है वो एक रेजिस्टिंग मोमेंट अप्लाई करता है, इसलिए जो नेट मोमेंट होता है वो पिन जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट पर 0 नहीं होता है। नाउ द लास्ट वन इज योर रोलर जॉइंट। रोलर जॉइंट में क्या होता है? इन केस ऑफ रोलर जॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री फर्स्ट। रोलर जॉइंट पिन जॉइंट की तरह ही होता है। अगर मैं इस जॉइंट को देखूं तो यहाँ पर ये जो बार है और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक पिन ही मैंने इंसर्ट किया है। लेकिन पिन लगाने के साथ साथ मैंने क्या किया है कि ये जो एंड था इसको एक रोलर में कन्वर्ट कर दिया।
सो इफ आई विल सी द डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर, अगर मैं इस रोलर को यहाँ से पकड़ लूँ तब तो ये जो पिन है ना, ये जो लिंक है, ये ऐसे स्विंग कर सकती है, मतलब इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो थीटा है। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं है तो ये रोलर भी इस चैनल के अंदर मूव कर सकता है। तो लिंक के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? लिंक वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा सकता है एज वेल एज वो इस z डायरेक्शन के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन इज द y, अनदर वन इज द रोटेशन अबाउट द z। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रेंट हियर? कंस्ट्रेंट इज द x डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता इफ दिस इज माय x एंड दिस इज माय y। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ? अगर मैं इसी तरह का कंपैरेटिव चार्ट इसके लिए भी बनाऊं रोलर जॉइंट के लिए, तो रोलर जॉइंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? रोलर जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2। कितने कांस्टेंट करता है ये? तो ये कांस्टेंट करता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और इसमें भी नेट मूवमेंट, जैसे पिन जॉइंट में नेट मूवमेंट 0 होता है, रोलर जॉइंट में भी नेट मूवमेंट 0 होता है। दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। सो नाउ लेट्स सी how we make the free body diagram. Making free body diagram and calculating reactions are not the two separate thing. अगर आप free body diagram बना लेते हैं तो आपको reaction भी वहीं से समझ में आ जाता है। So what we will do here, हम लोग कुछ problems select करते हैं, उसका free body diagram भी बनाते हैं, साथ ही साथ उसका reaction calculate करने का philosophy भी समझ लेते हैं। For example, आपके पास दो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। पहला एक सिस्टम है आपका जो फिक्स्ड बीम है, यहां से हमने इसको फिक्स किया हुआ है। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसमें ये वाला एंड एक पिन एंड है, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। इन केस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम यू सपोज टू रिमूव ऑल दी जॉइंट्स। मतलब कि अगर ये एक सिस्टम है और इस बार का मुझे, लेट दिस बार इज ए बी एंड सी, और मुझे ए बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसके जहां से भी कॉन्टेक्ट है सारे कॉन्टेक्ट हटा दो। जैसे कि ये ए से फिक्स है तो मैं ए से इसको फ्री कर दूंगा, तो मेरी जो ये बार है ना, इसका सबसे पहले तो ये हो गया कि ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सिर्फ ये लाइन बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे फोर्सेस भी शो करना होंगे। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो तो एज इट इज फ्री बॉडी डायग्राम पे लगा देते हैं। तो दीज टू आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये हमने F1 और F2 एज इट इज लगा दिए। नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट दिस जॉइंट। जैसे ही हमने जॉइंट को हटाया, ये फिक्स्ड जॉइंट था, तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप फिक्स्ड जॉइंट हटाते हो तो फिक्स्ड जॉइंट के केस में आपको फोर्सेस और मोमेंट दोनों बनाना होते हैं। ये पार्ट जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आप इसको अभी एज इट इज कंसिडर कर लीजिए। जब हम ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ए फिक्स जॉइंट हम फोर्सेस तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में एक मोमेंट भी अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमने फिक्स्ड जॉइंट को हटाया, आई विल अप्लाई वन फोर्स ए वाई, वन फोर्स ए एक्स एंड वन मोमेंट एम ए। नाउ हियर यू मे थिंक कि भाई ये डायरेक्शन मैंने अपवर्ड और राइटवर्ड कैसे चूज कर लिया, या ये मूवमेंट को मैंने क्लॉकवाइज कैसे ले लिया। सो प्लीज डोंट वरी, आपको जो डायरेक्शन यहाँ कंसीडर करना है वो डायरेक्शन आप यहाँ कंसीडर करो। बट व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, आपका अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही था, अदरवाइज वो चेंज करना पड़ेगा। वी विल सी इट वेरी सून। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने ए एक्स ए वाई और एम ए बनाया, these are basically reaction coming because of the ground। ऐसे ही अगर मैं इस पिन जॉइंट वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो इसमें क्या होगा? पिन जॉइंट के केस में मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर कि पिन जॉइंट का जब हम ब्रेक करेंगे तो पिन जॉइंट के केस में आपकी बॉडी के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ वहां पर फोर्सेस अप्लाई करना है। So in this case there will be only two forces, let's one will be AY and another will be AX। यहां भी मुझे नहीं पता कि इसे राइटवर्ड बनाना है या लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, मैंने इसे बना लिया। सो दिस इज माय रिएक्शन कमिंग बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड एंड आई एम रिमूविंग द पिन जॉइंट। सेकंड, यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड था तो इसका टेंशन तो एज इट इज लग जाएगा, क्योंकि ये वायर है तो इसमें एक टेंशन होगा T। सो आई विल पुट वन टेंशन हियर T। और तीसरा, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो गया मेरा 100 cos 60 और ये हो गया मेरा 100 sin 60।
सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसी तरह का प्रॉब्लम आपको गेट में भी देखने को मिलता है। अभी मैं एक आपको प्रॉब्लम बताऊंगा जो रिसेंटली गेट में पूछा गया था। उसमें पूछा था कि इसकी जो बेस है या जहाँ पे सपोर्टेड है वहां पे मोमेंट कैलकुलेट करो। तो जैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि यहाँ अगर मुझे न्यूमेरिकली ये तीनों फोर्स कैलकुलेट करना है तो हाउ आई कैन डू दैट। तो F1 इज व्हाट, F1 100 न्यूटन हो गया। F2 कितना है आपका, F2 आपका लेट्स एज्यूम दैट 200 न्यूटन। ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 3 मीटर है। सो लेट्स एज्यूम दिस इज 200 न्यूटन एंड यू सपोज टू फाइंड दीस फोर्सेस। तो यहाँ क्या करना है हमें, एक बार अगर फ्री बॉडी डायग्राम बन गया उसके बाद इमीडिएटली आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करना है। बिकॉज वी आर सेइंग कि ये जो सिस्टम है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स द टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द स्ट्रक्चर विल बी जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि इस पे टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होंगे, टोटल वर्टिकल फोर्स जीरो होंगे और टोटल मूवमेंट भी जो होगा वो भी जीरो होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस सिस्टम में मूवमेंट कंसीडर करूंगा तो वो भी जीरो रहेगा। पहली इक्वेशन लगाते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करें तो ये वाला फोर्स राइट में एक्ट कर रहा है, ax को भी मैंने राइट में लगाया है। दैट मीन्स माई इक्वेशन विल बिकम ax विच इज पॉजिटिव, क्योंकि मान लीजिए राइट वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव। सो इट विल बिकम प्लस ax प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन से आपको क्या मिला, पहली इक्वेशन से आपको मिला कि ax इज इक्वल टू -100। देखिए मैं कुछ देर पहले आपको कह रहा था कि ये डायरेक्शन आप जो चाहे ले लीजिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो आएगा उससे एक्चुअली आपको पता चलेगा कि राइट डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में ग्राउंड जो इस बार पे फोर्स लगा रहा होगा वो एक्चुअली में लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन। लेट्स राइट दी सेकंड इक्वेशन। वर्टिकली कितने फोर्स है, एक तो ay वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा F2 भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, नो अदर फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर मेरा ay भी पॉजिटिव हो गया प्लस 200 इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो वी कैन सी कि ये जो ay था ये भी -200 आया, मतलब ये भी डायरेक्शन मैंने जो एज्यूम किया था वो सही नहीं है। एक्चुअली में इस पॉइंट पे जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है और 200 न्यूटन का लगा रहा है। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज अबाउट द बैलेंसिंग मोमेंट। मोमेंट आप कहीं भी बैलेंस कर सकते हो, ए पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो, बी पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो, सी पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो, बट नॉर्मली हमारा प्रेफरेंस रहता है कि जिस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बी पॉइंट पे आपका बैलेंस लेता हूं तो कोई भी फोर्स पास नहीं कर रहा है, तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मेरी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। अगर मैं सी पॉइंट कंसिडर करता हूं तो यहाँ पर एक फोर्स तो नलीफाई हो जाएगा पर तीन फोर्स की इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल पॉइंट कौन सा है, सबसे सुटेबल पॉइंट है कि आप ए पे मोमेंट ले लो। तो ax और ay का इफेक्ट तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वो दोनों फोर्स वहीं से पास कर रहे हैं। सो इन दिस केस there are two three things which are very important to understand when we are writing the moment equation. पहला तो ये कि मेरा साइन कन्वेंशन क्या है। लेट एज्यूम कि अगर क्लॉकवाइज कोई मोमेंट आता है तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा और अगर कोई मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज आता है तो मैं उसे नेगेटिव लूंगा। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले लीजिए, आपका फाइनल आंसर नहीं बदलेगा। तो इस केस में मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, सबसे पहले ax इंटू 0 क्योंकि ये पॉइंट इसी पॉइंट से पास कर रहा है ये वाला फोर्स। दूसरा हो गया आपका ay इंटू 0 क्योंकि ay भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। थर्ड इज F2, और F2 कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, तो F2 जो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। सो आई विल पुट दैट F2 इंटू 3, और कितनी वैल्यू है F2 की, तो F2 200 है तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 600। बट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है और कैसे समझते हैं इसे। तो व्हाट इज माय स्टाइल, आप एक छोटा सा फिगर बनाइए पूरी बीम का, इस पॉइंट पे ये पिन है, सारे फोर्स हटा दीजिए और सिर्फ जिस फोर्स से आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है उसको अप्लाई करो। अगर मैंने ये F2 फोर्स लगाया है तो इस पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये पूरा सिस्टम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसका मतलब ये वाला जो मेरा मूवमेंट है ये काउंटर क्लॉकवाइज है और मैंने काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव एज्यूम किया है तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा। लास्ट वन इज द F1 फोर्स। F1 किस तरफ एक्ट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो F1 का मूवमेंट कितना होगा, पहले तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं चाहूं तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखूं कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। सो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाली वैल्यू है एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 मीटर। तो मेरा जो नेक्स्ट मोमेंट रहेगा दैट विल बिकम F1 इंटू 2। नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ दिस मोमेंट,
तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, एक छोटा सा फिगर बनाओ और इस फोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर दो। जब आप इस फोर्स को यहाँ पे लगाओगे तो ये पूरा सिस्टम जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप या तो किसी बेसिक टेक्स्ट बुक को रेफर करिए, और अदरवाइज वी विल डू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर F1 की वजह से ये पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये वाला मूवमेंट मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा मूवमेंट जो मैंने इस सपोर्ट की वजह से लगाया है दैट इज MA, और इसको भी मैंने रेंडमली क्लॉकवाइज चूज कर लिया था, इसलिए जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल प्लस MA इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में मैं जब F2 और F1 की वैल्यू पुट करता हूं तो माय MA विल कम्स आउट, this would be minus 600 and this would be plus 200. तो MA will comes out plus 400 न्यूटन मीटर। यहाँ देखिए ये जो साइन आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो डायरेक्शन करेक्ट है। सो these three are the reactive forces because of the reaction from the ground. तो 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 400 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर आपको सेकंड केस में भी रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो लेट्स राइट these equations so that the concept will become more concrete. This is your free body diagram and now we have to write the same equation. तो horizontal force को बैलेंस करें, vertical force को बैलेंस करें और moment को बैलेंस करें। horizontal force को बैलेंस करेंगे तो कितने फोर्स है, AX लग रहा है और 100 cos 60 लग रहा है, दोनों राइटवर्ड लग रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, तो सीधे से समझ में आ गया कि जो AX निकल रहा है वो माइनस 100 cos 60 निकल रहा है। वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे तो AY भी है, T भी है और ये वाला वैल्यू भी है। तो मेरा AY अपवर्ड है, T अपवर्ड है, लेकिन ये डाउनवर्ड है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो इट विल बिकम प्लस 100 sin 60 minus t. नाउ द मोमेंट बैलेंस इक्वेशन। मोमेंट को हम लोग कहाँ बैलेंस करें, तो एज वी सेड कि जिस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स निकल रहे हैं वहां मोमेंट ले लो, आपकी इक्वेशन में उन फोर्सेस का इफेक्ट नहीं आएगा। तो लेट्स टेक द मोमेंट एट पॉइंट ए। यहाँ पर I need this angle, let this is theta, let this distance is 2 meter and this is also 2 meter. तो अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूं तो मेरी मोमेंट इक्वेशन हो जाएगी ax into 0 plus ay into 0 then the t into perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मोमेंट आर्म और लीवर आर्म। तो मोमेंट आर्म या लीवर आर्म कुछ भी कहें, उसका मतलब होता है कि फोर्स का जिस भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट कंसीडर कर रहे हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो इस केस में जो टी फोर्स है वो यहां लग रहा है, तो वेदर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस टू और नो, नो दिस इज नॉट द राइट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, आप चाहे तो इसको पीछे एक्सटेंड करो। जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको ये जो डिस्टेंस मिल रहा है दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट 2 cos थीटा। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है ये कितना है 2 cos थीटा। प्लस और माइनस अगेन व्हाट वी कैन डू, हम इसका एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और छोटा सा फिगर बनाकर देखते हैं कि अगर इस बाकी सारे फोर्सेस हटा दें, ये मेरा पिन जॉइंट है और यहाँ पर अगर एक टी फोर्स लगेगा तो पूरा सिस्टम कैसा रोटेट करेगा, पूरा सिस्टम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब ये वाला मूवमेंट आपका नेगेटिव रहने वाला है। नाउ द नेक्स्ट टू फोर्सेज आर 100 cos 60 एंड 100 sin 60। 100 sin 60 का इफेक्ट देखें तो ये डाउनवर्ड फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये 2 लेंथ विच इज फ्रॉम हियर टू हियर प्लस दिस डिस्टेंस, और वो कितनी है आपकी 2 cos थीटा। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में द नेक्स्ट मोमेंट विल बी 100 sin 60 into 2 plus 2 cos थीटा। नाउ व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस मोमेंट, क्या डायरेक्शन होगा। फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये पिन जॉइंट था और मेरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, तो पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज दिस हॉरिजॉन्टल 100 cos 60। तो सबसे पहले तो बताइए कि इसका मोमेंट आर्म कितना होगा। मोमेंट आर्म मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स सी, वी विल इंक्रीज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंड वी कैन सी दैट दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा। सो द लास्ट वन विल बी 100 cos 60 into 2 sin theta. Now you decide and tell me that what would be the direction of movement of this force. इस केस में अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो ये
क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। आप एक छोटा सा फिगर बनाकर चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो तीसरी इक्वेशन है, अगर मैं इन तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ से ये टी वाला अननोन मिलेगा। पिछले केस में आपने देखा वहां पर एक एम ए एग्जिस्ट कर रहा था। वाई एम ए इज देयर, क्योंकि वो फिक्स जॉइंट था तो उसमें एक मोमेंट अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर ये एक पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट को जब हटाते हैं तो वहां सिर्फ फोर्सेस रहते हैं, मोमेंट नहीं रहता है। और ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि गेट में इस तरह की क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। इफ आई विल शो यू वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैज कम इन द गेट एग्जामिनेशन, सो दिस लोअर क्वेश्चन। यहाँ मैंने ये दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, और आपको ए पर रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो ए पर रिएक्शन होगा आपका AX 0, AY 100 एंड ए में 100 न्यूटन मीटर। आप क्रॉस चेक करके जैसे मैंने समझाया है वैसे ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, हम किसी और वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। द लोअर वन क्वेश्चन इज दैट कि ई पर मोमेंट कितना है निकालो, एंड दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन द गेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ क्या होगा, जब ये फोर्स पी आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये सपोर्ट हटाओ, ये सपोर्ट हटाकर यहाँ पर 3 फोर्स लगा दो, और तीनों फोर्स लगाकर हमारी तीनों इक्वेशन लिखकर देखो एंड यू विल गेट द आंसर एंड योर एम विल कम 0। अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन व्हेन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल गेट कि ये 0 है। और क्यों 0, इसका एक बहुत स्ट्रेट अवे आंसर है, जैसे देखने से समझ में आता है कि P का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो E से ही पास हो रहा है, तो मतलब इसमें लीवर आर्म ही 0 है। तो लीवर आर्म 0 है या मोमेंट आर्म 0 है तो कोई मोमेंट नहीं होगा। बट आई विल सजेस्ट आप इसको कन्वेंशनल वे में सॉल्व करके देखिए एंड यू विल गेट दैट योर एम ई विल बी 0। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ लिटिल लेंथी प्रॉब्लम एंड दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जस्ट नॉट कम इन द गेट एग्जामिनेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छा प्रॉब्लम है। यू शुड ट्राई दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव सम इश्यूज लेट मी नो, लेटर ऑन वी विल टेक दिस प्रॉब्लम इन एनी अदर वीडियो। यहाँ पर ये एक पुली लगाया है, पुली का कोई वेट नहीं है, पुली पर एक मास सस्पेंडेड है, पुली फ्रिक्शन लेस है और यहाँ पर एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो लेट मी क्विकली ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कितने मेंबर है, एक पुली भी है और एक बार भी है। अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में 2 फोर्स लग रहे थे, दोनों तरफ इक्वल टेंशन होगा। इस तरफ कितना है, mg है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पर लटक रहा है, तो इस तरफ भी जो टेंशन होगा उसके वैल्यू mg ही होगी। तो पुली के सेंटर पे जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का समेशन। सो पुली के लिए ये जो 2mg होगा, सेम 2mg विल ट्रांसफर टू दी बार। तो अगर मैं बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो बार पे यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2mg। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 100 न्यूटन। एंड एज दिस इज अ पिन जॉइंट एंड आई नो कि जब मैं पिन जॉइंट को हटाता हूँ तो मैं सिर्फ 2 फोर्स लगाता हूँ, तो आई विल पुट दीज 2 फोर्सेस AX एंड AY। एंड नाउ दिस इज माय फ्री बॉडी डायग्राम, और इसको सॉल्व करके मैं AX और AY रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें इन्होंने पूछा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m टू मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी आपके पास कोई फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसमें आप 3 अननोन मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स की इक्वेशन होती है, एक वर्टिकल फोर्स की इक्वेशन होती है और एक मोमेंट की इक्वेशन होती है। सो इन दैट वे आप 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 3 अननोन निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन में m एक अननोन है एंड यू कैन सॉल्व दैट बाय सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन। सो प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम्स, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में भी हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मली हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक शुरू करेंगे। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट आपको इस कोर्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए पहले थोड़ा सा फोकस हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं ताकि हमारा बाद का जो सफर रहेगा वो बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।